हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वाइशाइस। आई एम इशी और इस वाले वीडियो में हम इस वाले चैप्टर का लास्ट सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, तो बात करते हैं यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी रिकैप के सिविल वॉर के बारे में। जैसा कि हमने पिछले वाले कुछ वीडियोस में मैंने बताया है कि जो बोल्शेविक्स थे ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे। वो हर चीज़ों को नेशनलाइज करके चलना चाहते थे। तो जो बोल्शेविक थे ना, उन्होंने जब वो पावर पे आए, पावर पे कहाँ थे? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में। तो जब वो पावर पे आए ना, तो ऑफ कोर्स दो ही जगह पे थे, बट उनका इन्फ्लुएंस था पूरे ऑल ओवर रशियन एम्पायर में। तो जब वो पावर पे आते हैं तो वो लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो ऑर्डर देते हैं। ठीक है, जैसे उन लोगों ने ये ऑर्डर दिया तो जो रशियन आर्मी है ना, वो अंदर से टूटने लगी। क्या कहने का मतलब है, जैसे हमारे वहाँ रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, तो वहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द जो सिपॉयज थे वो अवध से थे। ठीक है, बाकी भी कुछ एरिया से थे, जो पीजेंट्स थे ना वही थे यूनिफॉर्म में, उन्हीं को कहा गया था ये इंडियन सिपॉयज। ठीक है, तो वो कोई आर्मी ऑफिशियल के लोग नहीं थे, वो हमारे पीजेंट्स ही थे। वैसे ही जो यहाँ की जो रशियन रेड आर्मी है ना, वो उसके अंडर में कौन था? जितने भी उस टाइम के पीजेंट्स थे ना, वही थे उसके अंडर में। तो जो सोल्जर्स हैं बहुत सारे से उसमें पीजेंट्स भी थे। तो वो चाहते थे कि वो घर जाएं और अपने लिवलीहुड के लिए या फिर जो भी लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करा जा रहा है वो उसमें से आधा आधा पार्ट ले ले। ठीक है, इनका ये मोटिव था। बट प्रॉब्लम ये हुई कि बोल्शेविक पार्टी जो थी ना, वो बस दो ही जगह पे थी। मतलब पावर पे तो दो ही जगह पे थी ना, एक मॉस्को में और एक सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, इन दो जगह पे थी, बाकी जगह पे इन्फ्लुएंस था बस। कुछ ऐसे भी लोग थे जो ज़ार को पसंद करते थे। अभी भी वो नहीं चाहते थे कि ज़ार कभी भी जाए यहाँ से। ऑफ कोर्स वो जा चुका था, बट स्टिल वो ये नहीं चाहते थे कि जो बोल्शेविक पार्टी है वो कभी भी पावर पे आए। अभी बोल्शेविक पार्टी दो जगह पे पावर पे थी, बाकी जगह पे तो नॉर्मल सा इन्फ्लुएंस था। अभी इसके बाद में ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि जो बोल्शेविक पार्टी है ना वो पीक पे चले। बिकॉज इन लोगों को लगता था कि अगर बोल्शेविक पार्टी आएगी तो वो सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी लेकर के आएगी, और अगर रशिया में सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी आई तो वो हमारे यहाँ भी आएगी। अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे कौन लोग थे। देखो यहाँ पे ना, आप बोल्शेविक को द रेड कह के डिनोट कर सकते हो, और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को ग्रीन्स कह के, प्रोजारिस्ट को वाइट कह के। कलर्स के नाम है ये। आई डोंट नो ये कलर्स के नाम किस लिए दिए गए हैं, बट हाँ बुक में था तो मैंने बता दिया। कंफ्यूज मत होना, किसी काम का नहीं है वैसे ये। तो क्योंकि यहाँ पे बोल्शेविक्स वर्सेस कुछ जो उनके अगेंस्ट में थे बोल्शेविक के, उनकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ना एक अच्छा खासा सा सिविल वॉर सा क्रिएट हो रखा था। देखो, बोल्शेविक के अगेंस्ट में कौन था? कुछ सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, वो लोग, और कुछ प्रोजारिस्ट थे वो लोग। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी को आप द ग्रीन्स से डिनोट कर सकते हो, और जो प्रोजारिस्ट हैं उनको आप द वाइट से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, तो जो 1918 और जो 1919 का टाइम पीरियड था, यहाँ पे ना रशिया में एक सिविल वॉर टाइप की छिड़ गई थी, क्योंकि जो एक तरफ तो बोल्शेविक्स थे, एक तरफ ये प्रोजारिस्ट और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे। अच्छा, मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में ही थे बस बोल्शेविक। मैं ये 3 बार बोल चुकी हूँ तब से। ठीक है, बाकी जगह पे जो सरकार थी ना, बाकी जगह पे तो कंट्रोल इन सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज का ही था। ठीक है, इन प्रोजारिस्ट का ही था। बाकी रशियन एम्पायर पे तो कंट्रोल इन्हीं का था। इनको बैक एंड से सपोर्ट कौन कर रहा था? जो इनके आस पड़ोस के देश है ना रशिया में, लाइक फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, जापान है। तो ये ना इन लोगों ने अपने ट्रूप्स सेंड कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ये लोग नहीं चाहते थे कि रशिया में सोशलिज्म और भी पीक पे जाए। और स्पेशली देखो, रशिया में सोशलिज्म पीक पे चल ही रहा था, बट ये लोग ये नहीं चाहते थे कि वहाँ से सोशलिज्म हमारे भी कंट्री में आए। तो क्योंकि जो उनके अगेंस्ट में है ना, जो सोशलिज्म के अगेंस्ट में है, ये लोग उनका साथ दे रहे थे, क्योंकि जो बोल्शेविक पार्टी थी वो चाहती थी सोशलिज्म का सिद्धांत आए हमारे रशिया में। ठीक है, अभी क्यों ये नहीं चाहते थे? क्योंकि इनको लगता था कि अगर सोशलिज्म आएगा हमारी कंट्री में तो हमारी गद्दी तो चली जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई राजा है वो क्यों ही अपनी गद्दी छोड़ना चाहेगा भाई। ये प्रॉब्लम थी। तो क्योंकि जो ये प्रोजारिस्ट थे और जो ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, इनका सपोर्ट लेकर के यहाँ पे इन लोगों ने एक सिविल वॉर टाइप की जनरेट करी थी। और ऐसा नहीं था कि इन सारे कंट्रीज़ में कभी सोशलिज्म वाली आइडियोलॉजी कभी आई ही नहीं, अभी तक आ चुकी थी, बट हाँ उतनी पीक पे नहीं चल रही थी जितनी पीक पे यहाँ पे रशिया में चल रही थी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हुआ। ठीक है, यहाँ पे जब सिविल वॉर हुआ ना, तो वो बहुत ही अलग ही लेवल पे हुआ, क्योंकि वहाँ पे लूट पाट कर रहे थे वो लोग। ठीक है, फेमाइंस भी अच्छे खासे आ रखे थे, वो कॉमन था। ये जो 1 साल का टाइम पीरियड था ना, 1918 से 1919 तक, ये तो यहाँ पे फेमाइंस बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कॉमन थी। ओके, और यहाँ पे एक बेकार चीज़ ये हुई कि क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा था, जब वो अक्टूबर रेवोल्यूशन वगैरह आया था, तो मैंने बता रखा था कि कैसे पीजेंट्स ने जा कर के वहाँ पे जो लैंड थे लैंड ओनर्स के पास में, वहाँ पे इन लोगों ने अच्छा खासा एक रिवॉल्ट
काइंड ऑफ आप कह सकते हो, हाँ रिवॉल्ट ही था वो। मतलब हाँ, यहाँ पे बुक में कोई रिवॉल्ट का नाम तो नहीं दे रखा है, बट हाँ लैंड ओनर्स को उन लोगों ने मारा पीटा। फिर उसके बाद में उन लोगों ने जो रिकॉर्ड थे, जितने भी रिकॉर्ड रखे हुए थे कि हाँ किसने किससे कितना लिया कर्ज वर्ज, ठीक है, उन सारे रिकॉर्ड को उन लोगों ने फाड़ के फेंक दिया। और जो लैंड जो था ना, जो जितने भी लैंड ओनर के पास थे, उन लोगों ने मीन्स पीजेंट्स ने सबको अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। मैंने बताया था। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई कि जितने भी लैंड ओनर्स थे वो कौन थे, वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, वो प्रोजारिस्ट ही थे, ठीक है। क्योंकि मैंने बताया था जब प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें भी यही तीनों थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लैंड ओनर्स थे और आर्मी के कुछ ऑफिशियल्स थे, ठीक है, मतलब आर्मी मैन थे। तो क्योंकि ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी के बिल्कुल ही अगेंस्ट, जैसे कि बोल्शेविक थे ना, वैसे ये लोग नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी तो इन्हीं लोगों की है ना। अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ही हटा दोगे वहाँ से तो फिर इन लोग का रह ही क्या जाएगा। दैट इज़ वाई जो पीजेंट्स थे उन लोगों ने रिवोल्यूशन करा था अक्टूबर में। तो यहाँ पे ये हुआ कि जितने भी पीजेंट्स उस टाइम पे लैंड को ऑक्यूपाई करे थे, लैंड ओनर से छीने थे, जितने भी पीजेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे वो रिकॉर्ड बुक को फाड़ने वाड़ने में, उन सारे पीजेंट्स को ढूंढा गया। उनके अगेंस्ट में ना बहुत ही ज़्यादा एक हार्श स्टेप लिया गया। किसने लिया? ये जो प्रोज आर्टिस्ट थे ना, उनने लिया ये, ठीक है। फिर आप देखोगे पीजेंट्स की हालत बद से बदतर कर दी इन लोगों ने, ओके। फिर आप देखोगे बाई जनवरी 1920 आते आते, एक मिनट, हाँ, 1920 आते आते जो बोल्शेविक है ना, ये फिर से इन्होंने कंट्रोल कर लिया ऑलमोस्ट। आप कह सकते हो जो पहले रशियन एम्पायर था ना, वो इन्होंने अपना वापस से कंट्रोल कर लिया। अब ये किसकी हेल्प से हुआ? अकेले तो हुआ होगा नहीं। मतलब सोचो ना कि अगर रशियन एम्पायर है, बस 2 जगह पे किसी का राज चलता है और उसके बाद में फिर से वो कंट्रोल पे आ रहा है, वो भी पहले जितना फॉर्मर रशियन एम्पायर था सभी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो किसी ना किसी के तो हेल्प से होगा ना। हाँ बिल्कुल, वो किसके हेल्प से हुआ था? तो कुछ नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे उनके हेल्प से, और जो कुछ मुस्लिम थे ना उनकी हेल्प से। देखो सेंट्रल एशिया आपने सुन रखा होगा, आपको पता होगा कि वर्ल्ड मैप में सेंट्रल एशिया कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ का जो कज़ाकिस्तान वाला जो एरिया है, बाकी अदर जितने भी एरिया है वहाँ पे, ठीक है, कज़ाकिस्तान, और आप देखना मैप में पता नहीं कौन कौन से वहाँ पे एरिया हैं, ठीक है। ये जितने भी एरिया हैं वहाँ पे बोल्शेविक ग्रुप के कोई लोग तो नहीं थे, ना ही कोई लीडर थे, बट वहाँ पे जो रूलर्स थे ना वो ऑन द बिहाफ ऑफ बोल्शेविक कह के अपने आप को वो रूल कर रहे थे। वो कहते रहे हम भी तो रशियन ही हैं, हम भी तो रशिया के ही लोग हैं, तो हम भी रूल करेंगे, हम भी हैं, हम भी चाहते हैं कि सोशलिज्म का ही जो प्रिंसिपल है वो रशिया में लागू हो, तो हम ऑन द बिहाफ ऑफ बोल्शेविक हम रूल करेंगे। बट इन्होंने ना एक चीज़ गलत किया। इन्होंने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल देखो, खीवा नाम की एक जगह है, जगह जानने की कोई नीड नहीं है वैसे, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ठीक है अब बुक में दिया तो बता रही हूँ मैं। क्या हुआ था ना यहाँ पे, इन्होंने एक चीज़ ये गलत करी कि सोशलिज्म को प्रमोट करने के लिए इन लोगों ने ना जो लोकल जो नेशनलिस्ट थे उनको सप्रेस करना शुरू कर दिया। मतलब इन लोगों को ये नहीं दिखा कि किसको मार रहे हैं, पीजेंट्स को मार रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं। इस हद तक इन लोगों में ब्रूटैलिटी आ गई थी कि वहाँ पे एक अच्छा खासा सा मैसेकर हो रखा था। कहाँ पे? मैं बात कर रही हूँ सेंट्रल एशिया की, बिकॉज वहाँ का जो वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ पे कोई बोल्शेविक वहाँ पे था नहीं। वहाँ पे जो भी लोग थे वो ऑन द बिहाफ ऑफ बोल्शेविक रूल ही कर रहे थे, और वो यही कह के रूल कर रहे थे कि हम भी तो रशियन ही हैं, हमारा भी रशिया है, तो हम रूल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बोल्शेविक, ठीक है। तो उन्होंने उस तरीके से रूल करा। और फिर बाद में आप देखोगे कि इन्होंने सोशलिज्म को बचाने के लिए इन्होंने पीजेंट्स तक को भी मारा है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा रहा, सब चीज़ें ठीक हो रही थी, बट जब आया ना कि सोशलिज्म और पीजेंट्स में से किसको चुनना है, तो इन लोगों ने सोशलिज्म को चुनते हुए पीजेंट्स पे भी बहुत सारे से अच्छा खासा वहाँ पे मैसेकर सा कर रखा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ हुई, क्योंकि जब ये सारी सिचुएशन शांत वांत हुई, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मार ही दिया सारे पीजेंट्स को, बट हाँ जब नीड हुई तब इन्होंने हथियार छोड़े भी नहीं। यहाँ पे एक और चीज़ हुई, जब ये सारी चीज़ें शांत हुई तो जो बोल्शेविक पार्टी है ना, लेनिन का जो बोल्शेविक पार्टी है, उन्होंने वो आए रशिया में, वो यूएसएसआर में ये लोग मिले, सोवियत यूनियन मैंने बता रखा था। और वहाँ पे इन्होंने सेंट्रल एशियंस को कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आप रशिया को अपना कंट्री मानते हो, कोई बात नहीं है, आप रूल करो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट जो हमारी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है ना, आप उसको कभी चैलेंज मत करना। कहने का ये मतलब है कि आप रूल करो, हमें आपके रूल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैंने इतनी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी कि आपको जो करना है आप कर सकते हो, बट हमारे कभी भी सेंट्रलाइज्ड जो अथॉरिटी है आप कभी उसको हमारे चैलेंज मत करना, इन्होंने ये कहा, ठीक है। और साथ में ठीक है, फिर इतने इतने पे तो वो लोग मान गए कि कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं कि आप हमसे बड़े हो, हम आपके अंडर में हैं, बट हमें जैसे रूल करना है हम करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको जो भी पॉलिसी बनानी है बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ तो ये बोल्शेविक थे, उन्होंने कहा कि कुछ पॉलिसीज़ हैं आपकी जो मुझे ख़राब लगती हैं, सो वो नहीं होना चाहिए। मतलब
रेस्ट्रिक्शन के साथ में पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दिया इन बोल्शेविक वालों ने। किसको? जो ये सेंट्रल एशियंस थे ना, जो रूल कर रहे थे वहाँ पे, उनको। फॉर एग्जाम्पल जो नोमैडिज्म का कल्चर है ना वहाँ पे सेंट्रल एशिया में, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे से नोमैड ही रहते हैं, ट्राइब्स ही रहती हैं, तो क्योंकि वो यूएसएसआर वालों की जो आइडियोलॉजी थी, जो बोल्शेविक ग्रुप की जो आइडियोलॉजी थी वो सोशलिज्म वाली थी, तो उनको ऐसा लगता था कि क्या ही नोमैड नोमैड करते रहते हैं ये सब, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाओ, यहाँ के रिसोर्सेज को तबाह करो, फिर वहाँ से दूसरी जगह पे जाओ, फिर वहाँ के रिसोर्सेज को तबाह करो। तो इनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जो ये नोमैडिज्म वाला कल्चर है वो बेकार है, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो इससे जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज होते हैं, ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं या फिर जो लैंड होते हैं, वो सब के सब खराब ही होते हैं, ठीक है, डिग्रेडेशन होता है लैंड का। और फिर उसके बाद आप फॉरेस्ट को कटवट करते हो, फिर जो ट्राइब रहती है उनसे प्रॉब्लम होती है, वो माइग्रेट करते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं उससे। तो इनको ना ये वाली चीज़ पसंद नहीं थी, तो इन्होंने कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा के इन्होंने पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी थी। अभी मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी पे जाने से पहले एक चीज़ पढ़ते हैं, यहाँ पे बॉक्स में दे रखा है आपके, जो सेंट्रल एशिया में अक्टूबर रेवोल्यूशन के 2 व्यूज़ दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे एम एन रॉय जी हैं, जो इंडियन रेवोल्यूशनरी हैं, जो है फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी और प्रोमिनेंट कॉमिंटन लीडर है ये इंडिया के, चाइना एंड यूरोप की, ठीक है। तो यूरोप चाइना इंडिया के नहीं, वहाँ पे, ठीक है, इंडिया में, चाइना में, यूरोप में एक कॉमिंटन लीडर हैं ये, प्रोमिनेंट। वो सेंट्रल एशिया में थे जब सिविल वॉर चल रहा था तब। तो वहाँ के लोगों का ये व्यू पॉइंट बताते हैं कि वहाँ के लोगों ने ये समझा कि जब ये जार जाएगा तो बोल्शेविक पार्टी आएगी, हमारे लीडरशिप के तौर पे बोल्शेविक पार्टी आएगी, हम उनके अंडर में रहेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी अब हमारे अगेंस्ट कोई कहीं नहीं जाएगा, हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे। अब अच्छी खासी सी डेमोक्रेसी आएगी जहाँ पे राइट टू वोट होगा, वेमेंस को भी उसमें इंक्लूड करा जाएगा, ठीक है। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि देखो इसीलिए क्योंकि इनके मन में ये वाली फीलिंग थी ना कि जब जार है वो बहुत ही ख़राब है, अब वो जाएगा तो हमारे कंट्री में सोशलिज्म वाली फीलिंग आ रही है, सोशलिज्म वाला प्रिंसिपल आ रहा है, तो हमारे कंट्री में सब अच्छा अच्छा होगा। बट कहीं ना कहीं वो गलत थे इस चीज़ को लेकर के। एंड इसी आइडियोलॉजी की वजह से जब फेब में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, उसको उन्होंने बहुत ही हैप्पीनेस के साथ वेलकम करा था। बट एट द सेम टाइम जब अक्टूबर में रिवॉल्यूशन हुआ ना, ज़ारिस रिज़ाइन वाला जो फेब का जो रिवॉल्यूशन था, उसको तो इन्होंने ढंग से वेलकम करा, ठीक है। जब अक्टूबर का रिवॉल्यूशन हुआ ना, तो वो वहाँ पे वायलेंस, ठीक है, वो टैक्सेस को लेकर के बहुत सारे से ड्रामे, इनको ये सब देखने को मिले थे। एंड वहाँ पे इनके मन में ना एक टेरर सा आया। क्या मतलब है कहने का, कि इनको लगा था कि जो बोल्शेविक्स आएंगे तो हमारी हेल्प करेंगे, हमें किसी से भी कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें किसी से डरने की कोई नीड नहीं होगी, और हमारी जो भी नीड है ना वो फुलफ़िल हो जाएंगी। बट इनकी लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इनको पहले ज़ार से दिक्कत थी, जस्ट बिकॉज वो इनकी जो लिवलीहुड है, जो इनकी जो नीड्स है, जो इनकी बेसिक नेसेसिटी है, वो उसको कंप्लीट नहीं कर रहा था, वो उसको फुलफ़िल नहीं कर रहा था। इनको लगा था बोल्शेविक आएंगे तो करेंगे, बट इन्होंने और भी नहीं करा, ठीक है। इनका था कि हाँ भाई सोशलिज्म को प्रमोट करेंगे, सब चीज़ों को नेशनलाइज करेंगे, और कुछ करना वरना है नहीं, सबको एक बराबर हिस्से में बांटेंगे, जितने भी लैंड वैंड है ना, सब चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे जब ये अक्टूबर का रेवोल्यूशन आया और जब सिविल वॉर वाली जब सिचुएशन वगैरह आई, तो इनके मन में ना बहुत ज़्यादा सा डर हुआ। और इनके मन में ऐसा था कि पहले हम ज़ार से डरते थे, अब हम इससे डरे। और एक हेट वाला जो रिएक्शन था ना, वो इसलिए भी आया क्योंकि ये लोग पहले जितने भी लीडर्स थे ना इनके, या फिर कोई भी सा भी कुछ भी हो, ये लोग पहले ज़ार को रिपोर्ट करते थे। अब वही ये इन लोगों को बोल्शेविक्स को रिपोर्ट करना पड़ रहा है, जबकि फ़र्क इनकी लाइफ पे कुछ भी नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो ये वाला व्यू पॉइंट था। देखो ये बॉक्सेस में जो चीज़ें दे रखी है ना, वो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट 9th-10th की एनसीईआरटी है तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते हैं। बात करते हैं मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी के बारे में। जब सिविल वॉर चल रहा था, एट दैट टाइम भी जो बोल्शेविक पार्टी थी, लेनिन वगैरह जो थे, उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि जो हमने इंडस्ट्रीज़ को, जो हमने बैंक्स को जो नेशनलाइज कर रखा है, उसको नेशनलाइज जो कर रखा है उसे हटा दें। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा, ठीक है। तो सिविल वॉर के टाइम पे भी ना जो बोल्शेविक है, उसने इंडस्ट्रीज़ को, जो बैंक्स थे ना, उनको नेशनलाइज ही करके रखा। उन्होंने पीजेंट्स को कहा कि जो सोशलाइज्ड लैंड है ना, आप उस पर जाके आप कल्टीवेशन करो, आप जो भी आपको ग्रोथ करना है, जो भी आपको प्रोडक्ट उगाना है, आप जाके वहाँ पे खेती वेती करो, आपको कोई नहीं रोकेगा। इससे ये प्रूव करना चाहते थे कि कलेक्टिव वर्क कैसे कैसे बेनिफिशियल होता है हमारे लिए। इससे काफ़ी कुछ चीज़ें प्रूव करना चाहते थे कि आप लोग जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल से जो चिढ़ रहे हो, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि वो सोशलिज्म आएगा तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशलिज्म इनके अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी वाली आइडियोलॉजी थी, इसीलिए ये वो उसको प्रूव भी करना चाहते थे कि ये देखो कलेक्टिव वर्क ऐसा ऐसा कर सकता है। तो इन्होंने एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, क्योंकि इनका मानना था कि हाँ जो है सब सरकार का है। तो इन्होंने ना एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी,
और इन्होंने कुछ ऑफिशियल के साथ मिल करके इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से कि हमारी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े, एक सेंट्रलाइज प्लानिंग इंट्रोड्यूस करी। इन्होंने 5 ईयर्स प्लान लेकर के आए। आप देखोगे फर्स्ट 2 प्लान्स में ना इन्होंने इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए जितनी भी प्राइसेस थी एट दैट टाइम, सारी की सारी प्राइसेस को इन लोगों ने फिक्स कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम भी इससे बहुत हुई, ऐसा नहीं है कि सारे लोग बहुत ही बढ़िया से मज़े में जी रहे थे, इससे बहुत सारी सी प्रॉब्लम हुई। बट हाँ, इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये जानना है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने प्राइसेस को फिक्स करे, और चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रियल चीज़ों को प्रमोट करने के लिए इन्होंने फर्स्ट 2 प्लान्स जो थे ना, जो इनके 1927 से 1932 तक फर्स्ट प्लान था, फिर 1933 से लेकर के 1938 तक इनका सेकेंड 5 ईयर प्लान था। इन टाइम पीरियड में इन्होंने प्राइसेस को हर चीज़ की प्राइसेस को इन लोगों ने फिक्स कर रखा था। ओके, सेंट्रलाइज प्लानिंग से क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना वो भी बढ़ गया। 1929 से लेकर के 1933 तक 100% बढ़ा था, व्हेन इट कम्स टू ऑयल, कोल एंड स्टील। एंड उसके बाद में कुछ नई नई फैक्ट्रीज़ भी डेवलप हुई, कुछ सिटीज़ भी बनना स्टार्ट हुई। देखो, अगर मेरे अपने पास मेरी ग्रोथ होगी ट्रेड एंड कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से, तो मैं क्या ही करूँगी, उसको कहीं पे इन्वेस्ट करूँगी, अच्छी चीज़ों में लगाऊंगी। सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, कोई घर बनवाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कार वार लेगा, कोई गाड़ियाँ लेगा। बट अगर सरकार का ग्रोथ हो रहा है ना, तो वो क्या करेगी, वो हमारे देश का भला करेगी। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ये लोग देश का भला कर रहे थे। अपने सबके अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। तो हाँ, जब ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ाना, उससे नई नई फैक्ट्रीज डेवलप हुई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सारे पैसे लेके कहाँ जाओगे। तो उससे जो लेनिन था वो बड़ी सारी सी फैक्ट्रीज भी डेवलप करवाया, और सिटीज़ भी इमर्ज हो ही रही थी। यहाँ पे एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो ये रैपिड कंस्ट्रक्शन था ना, इससे एक प्रॉब्लम ये हुई, जो वर्किंग कंडीशन थी पुअर्स की, वो ख़राब होने लगी। ओके, कैसे ख़राब होने लगी, आप इससे समझो। कुछ एरियाज़ ऐसे थे जहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। फॉर एग्जांपल, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाना जहाँ पे बहुत सारी सी मंजिलें हैं, बहुत सारी सी इमारतें हैं, लाइक 100 फ्लोर है। ठीक है, बड़े सारे से ऐसे लंबे लंबे बिल्डिंग्स हैं। आप ऊपर काम कर रहे हो, अगर आपको टॉयलेट भी आ रही है तो आपको उसके लिए नीचे स्ट्रीट में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई जगह नहीं है वर्कर्स के लिए, क्योंकि उनको अभी भी बैकवर्ड ही ट्रीट करा जाता है, उनको अभी भी कोई राइट वाइट नहीं मिला है। बट हाँ, ऐसा हर जगह पे नहीं था, बहुत सारी सी जगह ऐसी भी थी जहाँ पे सारी की सारी चीज़ें बेटर हो रखी थी, जहाँ पे पीजेंट्स को और जो वुमेन्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बच्चे हैं, उन सभी को यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री करना अलाउड था, एंटर करना अलाउड था। क्योंकि जहाँ पे कंडीशन ख़राब थी ना, वहाँ पे सब कुछ अलाउड नहीं था। एंड जहाँ पे अलाउड था वहाँ पे कंडीशन बेटर थी। ऐसे जगह पे पब्लिक हेल्थ केयर के लिए भी हॉस्पिटल्स वगैरह बनवाए गए थे, जो उनके क्वार्टर से जहाँ पे जो वर्कर्स रहा करते थे वो भी बेटर, वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करी गई थी। ठीक है, बट हाँ, इतना सब करने के बाद भी जो गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे ना, वो लिमिटेड थे। ठीक है, ऐसा नहीं था कि सोशलिज्म वाली प्रिंसिपल आप लेकर के आओ, सभी चीज़ों को नेशनलाइज कर रखे हो, तो सब चीज़ें ठीक हो गई। नहीं, गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज थे ना, अभी भी वो लिमिटेड ही थे। अनलिमिटेड मैंने नहीं बोला, अनलिमिटेड बोला उसको। ठीक है, ये अभी मैंने इसको बताया है, जस्ट अ मिनट। हाँ, इसको तो मैंने बता दिया। इसकी बात करते हैं। देखो, ये जो बॉक्स नंबर 4 दिया है ना ग्रीन वाले कलर में, इसमें कुछ खास है नहीं, बस इसमें यही बता रहे हैं लोग, अपनी आइडियोलॉजीज़ बता रहे हैं लोग। ठीक है, सोशलिस्ट कल्टिवेशन इन अ विलेज इन द यूक्रेन, जहाँ पे आज हालत बहुत ख़राब हो रखी है। ठीक है, तो वहाँ पे बस यही कह रहे हैं कि कोऑपरेटिव कम्युनिज्म पे हमें चलना चाहिए। लाइक जब ये वाला प्रिंसिपल आएगा ना, तो हम लोग की जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो हम लोग का जितने भी हम लोग प्रॉब्लम में रह रहे हैं, वो सब नहीं रहेगा। जब सब सरकार ही मैनेज करेगी तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दैट इज़ वाई हमें कोऑपरेटिव कम्युनिज्म पे वर्क करना चाहिए। ऊपर वाले बॉक्स में देखते हैं सोर्स नंबर सी। यहाँ पे क्या है ना, एक लड़का है जिसका नाम है कैलिनिन। वो छोटा बच्चा है, वो कुछ नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। ये कह रहा है कि मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, हमारे जो हमारे पापा हैं वो नहीं है, उनकी डेथ हो चुकी है। हम 4 भाई बहन हैं, और क्योंकि हमारे जो पापा थे वो वर्कर थे, और वो वहीं पे उनकी डेथ हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर फैसिलिटीज़ एंड मैनेजमेंट एंड ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो कहता है कि जो उसकी मदर है वो बहुत ही ज़्यादा, वो उनकी लाइफ भी स्ट्रगलफुल रही है, और आज भी वो स्ट्रगल कर रही है हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, और हमें पढ़ना है। बट हम इतने सारे भाई बहन हैं, हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, बिकॉज बोल्शेविक पार्टी का क्या था कि हाँ, सभी को स्कूल भेजेंगे, सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सभी को सारी फैसिलिटीज़ जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं हमसे, हम वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बच्चा यही कह रहा है कि आपने तो कहा था हम ये करेंगे, हम तो इधर स्कूल ही नहीं जा पा रहे, हमारे इतने भाई बहन हैं, हमारे पेरेंट्स नहीं है, मम्मी काम करती है, हम कहाँ से स्कूल जाएँ। ठीक है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं। तो बस ये अपनी अर्जी लगा रहा है, अर्जी इन द सेंस की बस ये प्रे कर रहा है
जाके ये लीडर्स वगैरह से ये बता रहा है अपनी कंडीशन कि हाँ हमारी कंडीशन इतनी ख़राब है, हम लोग हमें पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, ये बता रहा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। और जस्ट अ मिनट, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन की। अच्छा, स्टालिन करके एक लीडर था, आप इनको लेनिन का सक्सेसर समझ सकते हो। ठीक है, क्योंकि मैं इनके बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करूँगी, और हाँ वो लास्ट वीडियो होगा इस वाले चैप्टर का। ओके, सॉरी फॉर द डिले गाइस, बट हाँ NCERTs अभी हैं तो कम टाइम पीरियड में इतना ही चलेगा। बात नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे इस टॉपिक पे, और एक ये टॉपिक है और एक और टॉपिक है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, फिर ये चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। ठीक है, सो क्विट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन एज़ यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के UPSC की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट आपको कब पेपर देना है, कब नहीं, आज देना है 5 साल बाद देना, आप एक बार सर को कांटेक्ट कर लो। सर की यहाँ पे पर्सनल मेंटरशिप मिलती है और सर खुद ही बात करते हैं स्टूडेंट से। ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने किसी को हायर कर रखा है, नो, सर खुद ही रिप्लाई करते हैं। सो हरी अप, बेनिफिट आपका ही होगा, आप एक बार सर को कॉन्टैक्ट कर लो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।